लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। वहीं जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है 13 राज्यों की 88 सीटों पर। तो लगातार जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। असम में 5, जम्मू कश्मीर में 1, त्रिपुरा में 1 और यूपी की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में चुनाव चल रहा है। अमरोहा, बुलंदशहर में भी चुनाव जारी। अलीगढ़, मथुरा में भी मतदान हो रहा है। बागपत में भी बढ़ चढ़कर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। असम में 5, जम्मू कश्मीर में 1, त्रिपुरा में 1, राजस्थान में 13 सीटों पर मतदान जारी। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यहां पर भी 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो दूसरे चरण में मतदाताओं में भारी जोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं असम में 9 बजे तक 9.15% मतदान हो गया है। असम में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है। बिहार में 9% से ज्यादा मतदान, छत्तीसगढ़ में 15% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ है। कर्नाटक में 9.21% मतदान, केरल में 9 बजे तक 11.90% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 13.82% मतदान, महाराष्ट्र में 9 बजे तक 7.4% मतदान, महाराष्ट्र में 9 बजे तक 7.45% मतदान हो चुका है। मणिपुर में 9 बजे तक 14.80% मतदान हुआ है। राजस्थान में 9 बजे तक 11.77% मतदान होता हुआ। त्रिपुरा में 9 बजे तक 16.65% मतदान होता हुआ, जो कि ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी 9 बजे तक 11.67% मतदान हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 15.68% मतदान होता हुआ। दूसरे चरण में मतदाताओं में भारी जोश सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी 9 बजे तक निकलकर सामने आया है। संभावना जताई जा रही है कि शाम होते होते मतदाता और भी ज्यादा इन तस्वीरों को देख के जागरूक होंगे, अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। और अभी भी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। कुछ लोग इस स्लोगन के साथ आगे बढ़े कि पहले मतदान फिर जलपान, तो कुछ लोग अपना कामकाज निपटा कर मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। लेकिन संभावना लगातार बनी हुई है कि शाम तक एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आएगा। उन्नति तो देखिए, एक तरफ वोटिंग परसेंटेज लगातार सामने आ रहा है तो वहीं दूसरा चरण बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। 13 राज्य और 88 सीटों का ये महामुकाबला सामने आ रहा है। तो वहीं इस बीच जो तमाम दिग्गज हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए, वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो, उन सब का क्या कहना है आज के इस बड़े दिन पर, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। के लिए मतदाताओं से अपील करता हूं, अधिकतर भी मतदान के लिए निकले, लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाए। मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में उत्साह है। जनता का सपोर्ट मिलेगा और फिर से इतिहास बनाएंगे। रिकॉर्ड, दुष्यंत जी का रिकॉर्ड कुछ नया बनने की उम्मीद है। हमारी जनता तो कह रही है और मैं भी विश्वास 25 के 25 कमल खिलेंगे। मोदी साथ ही राजस्थान की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और ये चुनाव तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और राजस्थान की जनता और देश की जनता मोदी जी को फिर से प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहती है। सचिव, लोकतंत्र में वोट का तो महत्व होता ही, एक वोट का महत्व होता है। तो वैभव गहलोत इसीलिए जालोर से आए हैं कि भाई एक वोट जो है मैं वोट दूं, फिर वहां पर वो जाएंगे, वहां पे फिर अपना जनसंपर्क करना है, वहाँ पे मैनेजमेंट देखना, वो सब करेंगे। मैसेज ये कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, उसका उपयोग करना चाहिए, प्रदेशवासियों को वोट देना जाना चाहिए। ये मैसेज वैभव गहलोत ने देने का प्रयास किया है। तो 400 पार की जो बात थी, इस बार देख रही है 400 पार तो बोलना भूल जाएंगे मोदी जी, अमित शाह जी। पहले राउंड के बाद में जो पोलिंग हुई है, उसके बाद में वो इतना बड़ा झटका लगा उनको कि वो मंगलसूत्र पर आ गए। तो तमाम दिग्गजों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी जारी है। इस बीच चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लगातार हमारे संवाददाता के जरिए तो हम लोग कवरेज कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ कई दिग्गज मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका।
हमारे साथ अंजनी कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। अंजनी जी आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय जी आपका भी बहुत स्वागत और हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करती हूँ अमिताभ जी आपके साथ, क्योंकि दूसरा चरण है, 13 राज्य 88 सीटें बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे विश्लेषण करेंगे इस दूसरे चरण का? देखिए, सबसे पहले तो जो हमें देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा पुअर है, कमजोर है जी। अब जो स्थितियां हैं और जितना कम्युनिकेशन का दिन है और जितनी जागरूकता लोगों में आई है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं, तो आम जनता को चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में जाए। 80 से 85% कम से कम हर सीट पे वोटिंग होनी चाहिए, जो होती हुई दिख नहीं रही है। पिछली बार के मुकाबले, पिछले चरण के मुकाबले इस चरण में सुबह की जो वोटिंग है वो परसेंटेज मुझे कम नजर आ रही है बहुत सारे इलाकों में। तो ये आश्चर्य की बात है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोशिश करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को दौड़ाना चाहिए हर गली मोहल्ले में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाले और वोटिंग के लिए प्रेरित करें। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि कई जगह कंपटीशन नजर ही नहीं आ रहा है। कंपटीशन जब नहीं होती है, प्रतिद्वंदिता नहीं होती है तगड़ी, तो जोश कम हो जाता है आम जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी। अब ये किसके खिलाफ जाएगा ये कहना मुश्किल है। निश्चित रूप से एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन लोगों की उदासीनता बहुत दुखद है। आप अपने नागरिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज बाहर निकल के मतदान नहीं करते हैं तो कल अगले 5 साल तक किसी पे उंगली उठाने का आपको अधिकार नहीं है, मेरा ये मानना है। लोगों से निवेदन है कि वो बाहर निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि 5 साल में एक बार आपको काम करने आना होता है और वो भी वोट दे करके आप फ्री हो जाते हैं। वोट जरूर करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका भी रुख करना चाहेंगे। तो डॉक्टर अजय जी, जिस तरह से अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर आया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शाम तक वोटिंग परसेंटेज में कितने बढ़ोतरी की संभावना आप देख पा रहे हैं, और अभी तक के एनालिसिस को देखते हुए क्या कुछ आपका कहना, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से घर से निकलें और घर से निकल करके लोगों को जागरूक करें, वोट डालने की अपनी प्रक्रिया को तेज करें, क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, देखिए आज पिछले जो पहला जो चुनाव हुआ था 102 सीट का, उसमें भी परसेंटेज ठीक ठाक गया था, कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन त्रिपुरा में एक सीट पर 80% भी गया है। ये भी यहां भी सीट परसेंटेज लगभग जो 16 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें 3 राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए, केरल है, राजस्थान है, कर्नाटक है, जिसमें 88 सीट की आधी सीट है। और भारतीय जनता पार्टी का यह पहला चरण और दूसरा चरण ही इम्तिहान है। केरल में इनकी भारतीय जनता पार्टी की एंट्री खुलेगी नहीं खुलेगी, राजस्थान में ये मजबूत होंगे नहीं होंगे, कर्नाटक में होंगे नहीं होंगे। लेकिन राजस्थान को तो छोड़ दिया जाए, कर्नाटक और केरल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीट और 13 सीट, ये सीटें अगर अपनी तरफ से बढ़ोतरी करने की कोशिश की तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीट पाने की कोशिश कर रही है और करेगी। लेकिन ये जो परसेंटेज है आपका, ये परसेंटेज मुझे उम्मीद है कि लगभग 65% तक जानी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा 3 सीट कलकत्ता यानी कि बंगाल में 3 सीट पर चुनाव आज हो रहे हैं और आज अभी की परसेंटेज के हिसाब से लगभग 20% तक पोलिंग हो चुकी है। बाकी जगह 12%, 13% अभी चल रहा है, अभी तो स्लो है, लेकिन 2 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परसेंटेज है ये 50% तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरा हो जाता है कि जब मतदाता जागरूक नहीं होते हैं, और क्योंकि कई ऐसे भी मतदाता होते हैं जो नोटा के ऑप्शन को चुनते हैं, वो भी एक फैक्टर रहता है। और क्योंकि देश के विकास की बात है, देश के प्रगति की बात है, राजनेताओं को भी उस हिसाब से गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, लौटती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने अजय जी रखी है। अंजनी कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी जी, आज दूसरे चरण का ये मतदान हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दोनों के ही आरोप प्रत्यारोप आप सुन ही रहे होंगे। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, संविधान का आरोप लग रहा है, संपत्ति का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है तो फिर क्या हाल होगा देश का, ज्यादा बच्चे वालों को दे दिया जाएगा या जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो घुसपैठी हैं, उनको दे दिया जाएगा। जब इस तरीके की बयानबाजी होती है, पलटवार होते हैं, तो वो आखिर उसमें जो जरूरी मुद्दे, क्या आपको लगता है कि वो पिस जाते हैं?
देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व है जी। और लोकतंत्र के प्रखर नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और 2014 से लेकर के आज तक चुनावी विश्लेषण को अगर हम देखें और उधर रुख करें बहुत ईमानदारी से, तो 5 वर्ष के बाद जनता में कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दों को लेकर के बदलाव नजर आने लगता है। अगर जनता खुश नहीं होती मुद्दों से, उनके कार्यों से, नीतियों से, तो 2014 से लेकर के 2024 आ गया, 10 वर्षों में कहीं न कहीं बदलाव होना चाहिए था। और जो विपक्षी लोग मांग कर रहे हैं, हर विपक्ष का कार्य होता है कि मुद्दों को लेकर के, देश की नीतियों को लेकर के, लोक नीतियों को लेकर के सत्ता पक्ष का घेराव करे, सत्ता पक्ष के विरुद्ध अपनी बात को रखे और लोगों को जागृत करे, लोगों में जा करके मुद्दों के प्रति उनको जागृत करे। तो ये सब काम विपक्षी करना चाहिए, कर रहे हैं। कुछ लोग खाली आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनमत नहीं बदला करता और बिना जनमत बदले लोकतंत्र में परिवर्तन संभव नहीं है। लोकतंत्र में परिवर्तन के लिए जनमत को बदलना पड़ेगा और जनमत एक तरफा मैं देख रहा हूं लगातार 2014 से लेकर के आज तक विभिन्न मुद्दों को लेकर के, तो मेरे ख्याल से मैं जनमत देख रहा हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही जनमत मुझको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं एक विश्लेषक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में अपनी बात रख रहा हूं। मैं लगातार देख रहा हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हो, एविएशन का मामला हो, नए मतलब जितना एविएशन का कार्य जितना इस सरकार में हुआ है उतना तो शायद पिछले 30-40 वर्षों में इतिहास मुझे नहीं दिखाई पड़ता। उसके अलावा और ढेर सारी परियोजनाएं हैं, राम मंदिर परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, स्वच्छता मिशन, दुनिया भर जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं स्वीकार कर रही है जनता, अपने हृदय में उसको उतार रही है। और जनता मेरे ख्याल से एक तरफा मैं देख रहा हूँ, ये तो वोटिंग का मामला है, वो तो उसमें मतदान की पेटियों बंद हो जाएगा, निर्णय आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो रुख होता है, मतदाताओं में जो रुख होता है, वो मुझे एक तरफा सत्तासीन पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और हमारे प्रमुख संवाददाता माफी चाहेंगे, राजकुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, तो जैसा कि आपने तमाम राजनीतिक विश्लेषज्ञों की बात को सुना है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुबह 9 बजे तक जितना वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए था शायद उतना नहीं है और अभी भी मतदाताओं में कुछ हद तक उदासीनता जरूर देखने को मिल रही है। तो क्या मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं? क्या इस वोटिंग परसेंटेज को शाम तक बढ़ा हुआ पाया जा सकता है? कुछ संभावना? देखिए मनीषा, ये चिंता जो है ना, ये वाजिब है और ये चिंता चुनाव आयोग की भी है। जैसे हमने देखा कि कई जगह जिलाधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं, कभी भी जो बड़े अधिकारी हैं वो कभी स्क्रीन पर नहीं आते थे, लेकिन वो बुलाकर जर्नलिस्टों को और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनादेश को प्रबल बनाने के लिए, जनादेश को सशक्त बनाने के लिए घर से निकलें और आकर मतदान करें। सारे जितने भी पोलिंग बूथ हैं, उन पोलिंग बूथों के आसपास ऐसी व्यवस्था की गई है, एक होर्डिंग लगाए गए हैं कि आकर वहाँ पर एक सेल्फी खिंचाएं, एक उत्सव का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और धीरे धीरे कुछ सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी मदद ली जा रही है। मैं अगर नोएडा की बात कहूँ, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हूँ, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो RWA हैं, उनके पदाधिकारियों से अधिकारियों ने संपर्क किया है कि वो सेक्टरों में जाएँ और जाकर घर घर दरवाज़ा खटखटाकर उनको वोट को निकालने का प्रयास करें। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल भी अब थोड़ा थोड़ा सक्रिय हुए हैं, क्योंकि सुबह का समय होता है और ये पहले, क्योंकि हर 2 घंटे में जो रुझान है वो सामने आएंगे। 7 बजे से 9 बजे तक का अभी रुझान सामने आया है, 11% तक मतदान है। मतदान स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। देखिए, एक सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे चलना पड़ेगा और ये जो चिंता है, ये चिंता वाजिब है और ये चिंता प्रशासन की भी है। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होने के साथ साथ अपना प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से वोटरों को बाहर निकाला जाए। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक बार शाम का हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा कि शाम को वोटिंग परसेंटेज क्या होता है। बिल्कुल, देखिए शाम तक का इंतजार होगा। लगातार नेटवर्क 10 पर बड़ी कवरेज भी जारी रहेगी। इस बीच लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ दिग्गज मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमिताभ जी, आपके पास आती हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया था वोटिंग परसेंटेज का, वो अब देखिए धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा।
वो तस्वीर जो है धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ अगर चरण की बात करें, दूसरा चरण का ये चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें 2047 तक का विकसित भारत का जो संकल्प है वो बार बार सुनने को मिल रहा है। एक तरफ मोदी की गारंटी सामने आ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का जो पूरा इंडिया अलायंस है वो ये कह रहा है कि बेरोजगारी और संविधान बचाना। इन दोनों ही पलड़ों को अगर देखा जाए तो जनता किस नजरिए से देखेगी, किस तरीके से वो समझेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है। अगर आप पिछले 1.5 साल से देख रही हो तो विभिन्न मीडिया चैनल्स हैं या अखबार हैं, वो लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये कमाल का पेज चल रहा है। पहले इतना नहीं होता था। जब हम लोग रिपोर्टिंग वगैरह किया करते थे तो इलेक्शन के ठीक पहले ही जरूर हुआ करता था सर्वेक्षण, लेकिन इधर 1.5-2 साल से लगातार हर महीने किसी न किसी चैनल अखबार में सर्वेक्षण हो रहा है कि कौन सी सरकार लोगों को पसंद आ रही है, प्रधानमंत्री के पद पे कौन है, सबसे ज्यादा ये पूछा जा रहा है। और आप हर एक सर्वेक्षण में देखिए कि सबसे टॉप पे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो शंका की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती, कोई और उनके करीब तक नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो मोदी जी को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है जिस ढंग से ठंडा पड़ गया, एक तरीके से कहिए, पहले तो गलती हुई कांग्रेस से कि उसने सबको जोड़ने के लिए जो पिछले साल ही काम पूरा कर लेना चाहिए था अगस्त-सितंबर से, उसमें उसने डिले किया। उसने अपने तरीके से लीड लेने की कोशिश की कि जो भी विपक्षी हैं उनके पीछे आए। उसका नुकसान ये हुआ कि अंततः नीतीश जी चले गए और नीतीश जी के जाने से जो लोग साथ में जुड़े भी वो भी ढीले पड़े और विपक्षी गठबंधन अपनी तैयारियां मुझे लगता है ढंग से नहीं कर पाया, जिसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। और लोगों को भी लग रहा है कि मोदी सरकार ही दोबारा बनने वाली है, तो उत्साह कम हो गया है क्योंकि संघर्ष कम दिख रहा है। अब संघर्ष कम होने का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को भी नुकसान हो, क्योंकि जो लोग उसके पक्ष में है वही बहुत निश्चिंत होकर बैठेंगे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। जो भी उनके समर्थक है वो ऐसा सोचेंगे। तो इसलिए सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो मेहनत करें। और अभी जैसे प्रशासन की बात हो रही है, प्रशासन मुझे नहीं लग रहा है कि उस ढंग से सक्रिय होकर अमिताभ सर आपको रोकना चाहेंगे। अंजनी जी, तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम बातों को सुना है। अच्छा अंजनी जी, इधर एक बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि विपक्ष की स्थिति जो है वो देश में लगातार खतरे में पड़ती जा रही है, कमजोर होती चली जा रही है। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितना जरूरी सत्ता पक्ष होता है उतना ही जरूरी एक मजबूत विपक्ष भी होता है, जो कि अब मजबूत स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं अब खतरे में जाता हुआ दिख रहा है? लोकतंत्र खतरे में इसलिए नहीं जाता दिख रहा है कि जिस सत्ता को, जिस भाजपा नीति सरकार को पूरे देश के लोगों ने बहुमत से वहां पर लोकतंत्र के पावन मंदिर में प्रतिष्ठित किया है जी। और उनको अपना विश्वास सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है, तो वो लोकतंत्र में खतरे की बात तो खैर हो ही नहीं सकती है। हाँ, रही विपक्ष की बात की मजबूत विपक्ष के अभाव में लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रह जाता है। तो मैं जहां तक विपक्ष की बात करूंगा तो विपक्ष को मजबूत मुद्दे उठाना चाहिए, मजबूत मुद्दों पर सड़कों पर जाना चाहिए। जैसा कि हमने भी पहले कहा, जनमत बदलने से जो है वो लोकतंत्र में बदलाव होता है, ना कि ये भाषण देने से, ना कि रैलियां करने से। रैली में अब भीड़ बहुत जुटा लीजिए, लेकिन जनमत को बदलने के लिए आपके पास मुद्दे होना चाहिए। और अभी जो माननीय मोदी जी ने अभी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे थे कि देश कार्य देखता है, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देश कार्य देखता है, देश ये नहीं देखता है कि आपके पास कितनी रैलियां हैं, कितनी भीड़ आपने जुटाई, कितने बार आपने जो है पदयात्रा की, ये देश नहीं देखता है। देश कार्य देखता है। और जहां तक कार्य की बात करें तो धारा 370 और 3 तलाक का कानून ये हटाना एक बहुत बड़ी बात है। देश के लोकतंत्र के लिए ये ऐतिहासिक तथ्य है जो इन्होंने किया हुआ है। अब तक जितनी सरकारें थी वो तुष्टीकरण के लिए के चलते, वोट की राजनीति के चलते वो इन सब मुद्दों पर फैसला नहीं ले पाए, राम मंदिर पर फैसला नहीं ले पाए। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं फिर से कह दूं कि मैं किसी दल का नेता नहीं, किसी दल का जो है वो अनुकरण नहीं करता हूं, निष्पक्ष रूप से मैं विश्लेषक के रूप में बोल रहा हूं। मुझे यही कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी इनके कार्य हुए हैं वो राष्ट्रवाद को लेकर के, जो सारे कार्य में राष्ट्रवाद, उनका हृदय जो है सारे कार्यों का राष्ट्रवाद है। तो जो चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, या और भी बहुत सारी नीतियां हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात करें
तो सुरक्षा और सुशासन के नाम पर इन्होंने प्रदेश नहीं विश्व में रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। अब तक देश में ऐसा, प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अपनी सरकार की चिंता न करते हुए, वोट बैंक की चिंता न करते हुए इतने महत्वपूर्ण फैसले ले और फैसलों पर डटा रहे, अडिग रहे। तो जो जनमत है, जो बयार है, जो अभी आपने कहा कि विपक्ष जो है कमजोर विपक्ष, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। विपक्ष को जो है इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर 10 वर्ष हो गए। अभी मैंने कहा शुरुआत में अपनी बात शुरू की, लोहिया जी के विचार से जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आखिर 10 वर्षों में आपने विपक्ष की भूमिका कहाँ कहाँ तय की? बिल्कुल, देखिए जनता रिपोर्ट कार्ड दे देगी और जनता बहुत ज्यादा समझदार है, वो दोनों ही पक्षों को बखूबी समझती है और इसीलिए बस वो जनता के रिपोर्ट कार्ड का अब इंतजार हो रहा है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा रिपोर्ट कार्ड नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों से और विशेष जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचानी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार बड़ी कवरेज जारी है। बुलेटिन के सह प्रायोजक मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि दूसरे चरण का मतदान लगातार चल रहा है, तमाम राज्यों की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगियों ने भी पल पल का अपडेट आपके साथ साझा किया। नेटवर्क 10 पर महामतदान की महा कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल, और इस बीच बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनका भी कहना सुन लीजिए। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने पहुंचे। बिल्कुल, तो देखिए बाबा बागेश्वर भी पहुंचे हैं और आज अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वैसे तो उनका जब दरबार लगता है तो हुजूम देखने को मिलता है, श्रद्धालुओं का एक जमावड़ा देखने को मिलता है, लेकिन देखिए एक नागरिक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए मतदान करें और एक सही सरकार चुने। और इसके लिए देखिए बागेश्वर बाबा पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग वो कर रहे हैं। के आने के बाद सही लोकतंत्र क्या है उसका एहसास भारतवासियों को हुआ। इस क्षेत्र में भी, जम्मू कश्मीर में, जहां अभी तक स्थानीय इकाइयां गठित नहीं हुई थी, जिला परिषदों का गठन पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। स्थानीय इकाइयों को, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन कांग्रेस ने उनको वंचित किया हुआ था। हालांकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दौर में ही वो आई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वंशवाद की अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनकी वोट बैंक की अनुकूलता में वो शामिल नहीं था। मोदी जी ने सही माने में, और वो पार्टियां जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो सेल्फ रूल धरती से ही नहीं जन्मा, तो वो क्या है, तो पहली बार ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एहसास जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुआ। सर, जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर भी अगली बार कतार जल्दी लगेगी, इस चीज की उम्मीद? निश्चय ही, जब मोदी जी ने उधमपुर की सभा में कहा है कि विधानसभा के चुनाव भी होंगे और राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उसमें कुछ और जोड़ने का ना औचित्य है ना आवश्यकता है। चुनाव को डिफर करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो चुनाव समिति का विषय है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते। जो इलेक्शन कमीशन सही समझेगा वो निर्णय लेंगे अपने विवेक से। का फरमान जो बयान पर जो आ रहा है का सम्मान है, और जो राम का विरोध करेंगे उनकी ठटरी। आपने जो वोट डाला है वो क्या नाम से, क्या? जय सिया राम। धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाने का पूरा प्रयास। एक बार उसी स्लोगन को चरितार्थ करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए। अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने समस्त देशवासियों को ये संदेश देने का भी प्रयास किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका रुख करती हूँ, क्योंकि देखिए बागेश्वर बाबा तो ये कह रहे हैं कि जो राम का विरोध करता है उसकी छटनी पक्की है। अब जब ऐसी बयानबाजियां होती हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव सिमट जाता है एक धर्म को लेकर, और क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग बता रहे हैं, तो आखिर कुल मिलाकर ये वर्सेस जो है ये नजर आता है मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो जाता है। तो ये जब चुनाव ऐसा हो रहा है तो जो मतदाता हैं वो क्या सोच कर जाते हैं? क्या धार्मिक फैक्टर इतना ज्यादा इफेक्ट करता है, या फिर वो जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे गिनाए जाते हैं जो बड़े होते हैं वो भी फैक्टर जो है इफेक्टिव रहेगा? निश्चित तौर से ये फैक्टर जरूर इफेक्टिव रहेगा। भगवान राम का मंदिर बना है और बागेश्वर धाम ने जिस तरह से भगवान राम की बात की है जी, तो ये सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि भगवान राम को माने। और वोट अपनी जगह है। वोट का मकसद जो होता है वो देखिए, आज अभी मैंने आपके चैनल पे ही योगी जी को सुना। योगी जी का अपना विकास का तरीका जो उन्होंने बताया, जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लाने की बात कही है, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई ऐसा मैनिफेस्टो लाए या कोई सनातन के विरोध बात करे। तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है वो धरातल में जाने का कारण ही यही है। किसी ने भी आप चुनाव के आने के पहले जनता के बीच आकर के किसने मेहनत किया है ये देखने की जरूरत है। आज कांग्रेस ने, विपक्ष पार्टी ने जनता के बीच आकर आंदोलन काम करने का नहीं किया, जिसके कारण से आज कांग्रेस बिल्कुल धरातल में जा रही है। आप देखिए हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं, कांग्रेस कमजोर हो रही है। इंडिया गठबंधन बना, नीतीश जी चले गए, काफी लोग चले गए, और ये अपनी यात्राओं को करने के लिए यात्रा करते रहे, लेकिन कभी भी जनता की समस्या के साथ आंदोलन करने का काम नहीं किया। आपने देखा होगा 2014 से पहले स्मृति ईरानी जी, भाजपा ने सिलेंडर को हाथ में उठा करके मतलब जो है आंदोलन किया था। आप प्याज पर सरकार गिराने का काम भी जनता ने किया था। तो आंदोलन करना होगा जनता के लिए, जनता के साथ जुड़ करके, जनता के हितों की बात करके आप जनता के साथ जब आवाज उठाएंगे तो निश्चित तौर से पक्ष जो है कमजोर होगा। यहाँ मामला पक्ष और विपक्ष का है। विपक्ष जितना जरूरी है उतना ही पक्ष जरूरी है, और जितना पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष जरूरी है। विपक्ष ही जब कमजोर होगा तो पक्ष के साथ वो वार्ता क्या करेगा? और जब भी अपने चुनाव के समय, ऐसे चुनाव के समय जब ये वार्ता होनी चाहिए, मैनिफेस्टो ठीक से आना चाहिए, तो भाई पक्ष का काम है या किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम है उसके मैनिफेस्टो को दिखाना, और वो मैनिफेस्टो में उसको सही ढंग से बताना जो जनता को किस तरह से डाइवर्ट कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मैनिफेस्टो को बताया, और निश्चित तौर से जनता इसका बदला इस वोट में लेने का काम करेगी। अभी आपने ये भी देखा कि परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर बहुत नहीं बढ़ रहा है। बहुत नहीं बढ़ने का कारण भी सिर्फ इतना ही है कि जनता परेशान है। जनता इसलिए परेशान है कि करें तो क्या करें। आज दो पहलवान जिनका चेहरा नजर आना चाहिए, आज पहलवान है ही नहीं। मोदी जी के सामने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो कि एजेंट मतलब प्रधानमंत्री बनने के काबिल हो। प्रधानमंत्री बनने का काबिल कौन है? आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उनके सामने टिकने का काम न कर पाने की वजह से भी बहुत से लोग अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, और ये चीजें विपक्ष को सोचना होगा। आज विपक्ष को ये बात जाननी होगी कि हमें जनता का दिल कैसे जीतना है। चाहे वो मणिपुर का कांड हो, चाहे वो और जगह कई ऐसे कांड हुए हैं जिसमें कि विपक्ष को पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने नहीं उठाया। अब आम जनता जो है जाकर के काम तो नहीं करेगी। भाई आम जनता चुनाव तो नहीं लड़ती है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो व्यक्ति चुनाव में आता है, जो व्यक्ति राजनीति में होता है, वही जनता की आवाज उठाता है। जनता की आवाज ना बनने के कारण विपक्ष आज कमजोर हो रहा है और सत्ता 400 पार का नारा लगा रही है। बिल्कुल डॉक्टर अजय, तो जैसा कि अभी अमिताभ जी ने भी एक ही बात कही है कि क्योंकि विपक्ष के पास उस लेवल का चेहरा नहीं है, इसलिए भी सत्ता पक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह के चुनावों में नेक टू नेक फाइट की उम्मीद की जाती है वो इस बार कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या आप किसी ऐसी सीट का जिक्र करना चाहेंगे जहां पर बीजेपी की भी मुश्किलें आप बढ़ती हुई देख पा रहे हो सर? निश्चित तौर से आप देखिए केरल में जो आज 20 सीट का चुनाव हो रहा है। आप केरल में अगर भारतीय जनता पार्टी का एक विस्तार होता है तो आप इसको बहुत बड़ी लॉटरी मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे याद है आज से 20 साल पहले हिंदी भाषा बोलने से ही लोगों को मारा पीटा जाता था, लेकिन आज जो प्रवासी अन्य राज्य से केरल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में या चेन्नई
बिल्कुल, देखिए शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे। अजय जी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। अमिताभ जी, यही प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए लगातार ये दौर चल रहा है, चुनाव का दौर है, ऐसे में कई बड़े मुद्दे जो है इफेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब विकसित भारत की बात है और भारत अगर विश्व में भी देखा जाए तो एक विश्व गुरु की भूमिका अब निभाता हुआ नजर आ रहा है। जब लोग प्रधानमंत्री को बॉस कह के संबोधित करते हैं तो वो केवल उनकी निजी उपलब्धि नहीं रह जाती, वो भारत की उपलब्धि बन जाती है। अब भारत चंद्रयान जैसे बड़े मिशन सफलता के साथ हासिल कर रहा है, तो जब एक ग्रोथ रेटिंग पर है तो उसके बाद अब उसको एक स्टेप ऊपर करना होगा, एक स्टेप अप ले जाना होगा। उसके लिए ये सोच, उसके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, बहुत अच्छा पहलू आपने जो है वो सामने रखा है। इसी बात को विपक्ष जो है वो समझ नहीं पा रहा है। विपक्ष, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस खास करके लगातार 70, 80, 90 के दशक की राजनीति में उलझा हुआ है और उसी तरीके का मुद्दों को लेकर के वो जनता के सामने जाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नुकसान लगातार विपक्ष को झेलना पड़ रहा है। खास करके मोदी जी के आने के बाद देश की दशा और दिशा बदल गई है। अब लोग जो है ना परजीवी बन करके दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहते हैं, वो देश को बढ़ते देखना चाहते हैं और खुद भी स्वावलंबी होना चाहते हैं। वो आरक्षण और सरकार द्वारा दिए गए अनाज, इनके भरोसे नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि वो कुछ उद्यम करें, खुद को समृद्ध करें और देश को भी समृद्ध करें और दुनिया में हम टॉप लेवल पे पहुंचे, ये इच्छा जागृत हो गई है। आप देखिए कितनी बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईवीएम को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जहां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग खारिज हुई है, ईवीएम से ही होंगे चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने सभी याचिकाओं के निराधार को बताया है। तो मतदान के बाद 45 दिन और ईवीएम को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। याचिकाकर्ता की ये याचिका कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और इस मांग को खारिज करते हुए ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग खारिज हुई है। तो बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए नेटवर्क 10 पर चुनाव आयोग ने सभी याचिकाओं को निराधार बताया था और अब उस याचिका को खारिज कर दिया है। मतदान के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रहेंगे ईवीएम और ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को भी खारिज कर दिया है। वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग भी खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव भी ईवीएम के आधार पर ही होंगे, ईवीएम से ही होंगे और मतदान के बाद 45 दिनों तक ईवीएम सुरक्षित रहेंगी। ईवीएम को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आता हुआ। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधा रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मैं अंजनी जी का रुख करती हूँ। मैं जो बता रहा था कि आप देखिए हमारे देश में कितने बड़ी संख्या में है। यूनिकॉर्न में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत सबसे ज्यादा दुनिया में यूनिकॉर्न लेवल पे जो कंपनियां पहुंच गई हैं, 1 अरब के उसके बजट के लेवल पे जो कंपनियां पहुंच गई हैं, तो भारत ने कमाल करके दिखाया है। दुनिया के देश हमारी ओर देख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सारी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट यहाँ करना चाह रही हैं। चीन से उठ के कंपनियां आ रही हैं। हमारा निर्यात का स्तर बढ़ रहा है। हमारा फॉरेक्स जो है वो 620 अरब के ऊपर चला गया है। दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। तो अब लोगों के अंदर आत्मगौरव, स्वाभिमान बढ़ रहा है। अब वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। ये दूसरी क्रांति है, इसको आप कह सकते हैं। आजादी के बाद जो मानसिक रूप से हम गुलाम महसूस करते थे और हमारा प्रशासन और हमारी सरकारें भी काले अंग्रेजों की तरह जो हमसे व्यवहार करती थी, उस स्थिति से अमिताभ जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है, तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है। और
तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड जजमेंट ऑन। तो लगातार तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और वीवीपैट की मांग को लेकर जिस तरह से याचिकाएं दाखिल की जा रही थी उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि अभी भी जो चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से ही होंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, आप अपनी बात रखिएगा। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैंने आपका इशारा सुन लिया है। जैसे ही राजकुमार जी कहते हैं उसके बाद सीधा मैं आप पे आती हूँ। करके जो मतदान की हम एक बेहतर प्रक्रिया में पहुंच गए हैं, उसको बाधित करना चाहते हैं, हर चीज को पीछे घसीटना चाहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय से यही एक्सपेक्टेड था और उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और वीवीपैट के थ्रू जांच करने की प्रक्रिया वो पहले से भी चल रही है कि जो है 5 एक जगह पे आप वीवीपैट के थ्रू चेक कर लें कि मतदान सही ढंग से हुआ है कि नहीं। क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये लोग बैलगाड़ी से जाते हैं क्या कोर्ट में, अब जाएंगे कार से, लेकिन मतदान की प्रक्रिया को चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे ले जाए, जबकि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और ये बहुत सुरक्षित प्रक्रिया डेवलप हुई है, इस पर लगातार काम हो रहा है। तो ये एक अच्छा निर्णय है और 45 दिन तक रोकने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे किसी को भी अगर असंतुष्टि होगी तो वो अपना जांच करवा ले, ताकि उसकी विश्वसनीयता और मजबूत होगी, बढ़ेगी। और मुझे लगता है प्रशांत भूषण अभी भी अपनी हार स्वीकार करने के बजाय कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कर दिया है, वो उन्हीं चीजों को गिना रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से चल रही थी। बिल्कुल राजकुमार, अब अपनी बात रख सकते हैं। देखिए उन्नति, इसमें एक बात जरूर स्पष्ट होनी चाहिए कि जो फैसला आया है इस फैसले में बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात कह दी है कि जो गिनती की जो डिमांड कर पाएगा वो कोई आम आदमी नहीं कर पाएगा। जो उस क्षेत्र में चुनाव लड़ा हुआ 2nd या 3rd कैंडिडेट होगा वो उसका एग्जामिन करने के लिए कह पाएगा और उसका खर्चा उसे वहन करना होगा। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सबसे बड़ी अदालत है और उसमें हर आदमी को जाने का अधिकार है। 140 करोड़ की आबादी का देश है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ आदमी भी जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये दरवाज़ा खटखटाया, ईवीएम की डिमांड चल रही थी, ईवीएम को दरकिनार करने की बात चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अब इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब विपक्ष को भी स्पष्ट तौर पे इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालना होगा। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उसी तरीके से प्रक्रिया चलेगी। बिल्कुल, देखिए देश की बात है और ऐसे जब सवाल उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जनता के सामने जाता है। सीधा अंजनी जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार जिक्र हो रहा है ईवीएम का, तो ईवीएम पर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन आजकल जांच एजेंसियों पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं कि आखिर ईडी सीबीआई का भी क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जब ऐसी बातें की जाती है तो जनता का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये रॉन्ग मैसेज देता नहीं है? न्यायालय पर से लोगों का भरोसा तो नहीं उठ जाता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये मैटर हो जाता है। देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है तो मशीन का सवाल है और संदेह लोग करते हैं, कोर्ट जाते हैं जी। किसी शायर का शेर है कि अब तो हवाएं ही करेंगी चिरागों का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और लोकतंत्र में हवाओं का रुख जनता का रुख होता है, तो हवाओं का रुख जनता का रुख पता चल चुका है। अब ये वोट रूपी दिन कब बाहर आएगा, मतदान जब वो मतगणना होगी तब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बात की बात है। लेकिन जनता का रुख जो है, जो हवाओं का रुख है, वो पता चल चुका है। अब आप आरोप लगाएं, कोर्ट जाएं, ईवीएम में गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी है, जो भी आप करें, लेकिन अब वो चिरागों का फैसला हवाएं करेंगी और उन हवाओं का रुख, जनता का रुख हमको भी पता है, आपको भी पता है और कमोवेश इन सारे दलों को भी पता है। चुनाव परिणाम के बाद एक स्वस्थ लोकतंत्र का गठन होगा। ऐसा एक मतदाता होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते
और एक चुनावी विश्लेषक होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं और वो सकारात्मक रूप बहुत शीघ्र हमारे आपके सामने होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अजय तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अजय जी, तो जिस तरह से अभी एक ब्लेम गेम की बात कर रहे थे कि जब भी विपक्ष पे बात आती है तो कहीं ना कहीं वो ईवीएम पे भी सवाल खड़ा करता है, एजेंसियों पे भी सवाल खड़ा करता है, सीबीआई और ईडी पे भी सवाल खड़ा करता है, और अब तो चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विपक्ष ने इस बार सवाल खड़े किए हैं। और जिस तरह से 7 चरणों में एक बड़ा लंबा पीरियड है जिसमें ये चुनाव हो रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता हुआ, इसको आप कहां तक सही मान रहे हैं? क्या आपका भी मानना है कि चुनाव आयोग की भूमिका इसमें शामिल होनी चाहिए, विपक्ष जिस तरह से उन्हें सवालों के घेरे में ले रहा है? नहीं, ये बेकार की बातें हैं। विपक्ष को जहां घेरना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष को जहां घेरना चाहिए वहां वो घेर ही नहीं रहा है और ईवीएम है और बहुत सी चीजों पर बात करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आज सबसे बड़ा जो है राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रप्रिय व्यक्ति निश्चित तौर से उसी तरफ जाएगा जिस तरफ राष्ट्र का हित हो रहा है। राष्ट्र का हित आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 से लेकर के अब तक भारत देश का नाम किया है, या देश में बहुत से ऐसे काम किए हैं जो से आप देख सकते हैं कि एम्स हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, रेल का विस्तार है, बहुत से ऐसे विस्तार का काम किया है। तो इसमें तारीफ की बात है, ये तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये विपक्ष क्यों नहीं समझता कि यदि आप जनता के हित का, जनता की मुद्दा को उठाने का काम करते तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे प्रत्याशी इस बार चुनाव में हैं जो 70-70 साल के हो गए हैं, 72-72 साल के हो गए हैं और 10-10 साल तक अपने घरों से निकल करके विकास नहीं किया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त से पहले उन्होंने कहा था कि जो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं होगा उसको उसका टिकट काट दिया जाएगा या उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जनता जो है वो क्रोध में तो है, पर नरेंद्र मोदी जी के उस लोकप्रियता से, नरेंद्र मोदी जी के उन वाक्पटुता से, नरेंद्र मोदी जी के उस काम की वजह से उस सांसद को वोट नहीं दे रही है, वोट वो नरेंद्र मोदी को दे रही है। और नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने वाले सांसद इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आगे कम से कम सांसद बनने के बाद जनता हित में काम करें और देश हित में काम करने की उनको जरूरत है। और जनता को आज इस बात को भी सोचना होगा कि ठीक है, मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर देश हित में लगे हैं तो हम सबको देश हित में लगना है। लेकिन अगर उनके एरिया में कोई ऐसा सांसद है जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा ठीक से, उसको भी हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी के नाम पर कब तक ये देश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद चुनाव जीत करके लोगों के बीच नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी लहर जो 2014 के बाद से चल रही है, लगातार वो बीजेपी के ग्राफ को एक लेवल अप ही करती हुई नजर आ रही है। अमिताभ जी, आपके पास आती हूँ। देखिए, हम लोगों ने कई दौर देखे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं। इस बार भी ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार 400 पार। जब ये नारा दिया जा रहा है तो ये अगर देखा जाए, सीटों का समीकरण समझा जाए तो कितना दूर, कितना पास नजर आ रहा है बीजेपी के ये आंकड़ा? देखिए, जो हालात है उसके हिसाब से मुझे तो निश्चित रूप से 350 से पार नजर आ रहा था सारा कुछ जो है। लेकिन अब जिस ढंग से वोटिंग हो रही है, इससे फिर थोड़ी सी मन में शंका हो रही है। हालांकि वोटिंग कम होने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लोग निश्चिंत से हैं कि सरकार, यही सरकार रहेगी, दूसरी सरकार आनी नहीं है। लेकिन मैंने भाजपा के मामले में देखा हुआ है और वोटिंग जो मेरा काफी अनुभव रहा है, करीब 35 सालों का, मैंने काफी कवर किया हुआ है फील्ड में भी जाकर। तो पहले जो 30, 32, 35% जो वोट होते हैं ना, नॉर्मली वो भाजपा के पक्ष में नहीं होते हैं। मतलब टोटालिटी में जब देखते हैं तो 30-35% जो होते हैं, उसके अगर 60% से ऊपर जब वोटिंग होने लगती है तो ये माना जाता है कि वो वोट ज्यादातर भाजपा को मिल रहे होते हैं। पहले 40-50% तक वोट जो होते हैं वो कांग्रेस या दूसरे और जो दल होते हैं उनको मिल रहे होते हैं, क्योंकि इनको जो समर्थन देने वाले दल हैं वो बड़े पैमाने पे वोटिंग करते हैं। खास करके जैसे मुस्लिम समुदाय की बात आप लेंगे तो मुस्लिम समुदाय में अगर 100 वोट हैं तो 90, 92, 95% तक वोटिंग होती है। और दूसरे समुदायों में वो वोट का परसेंटेज घस के 35-40% जाता है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि सारे दलों को चिंता करनी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है।
बिल्कुल अमिताभ जी लौटेंगे, सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो विशेष मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आगे भी इनसे चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।